सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अध्यक्षा जी ने कहा है कि एक आरोप लगाया, एक या कई आरोप लगाए हैं, जिसमें से एक आरोप उन्होंने ये भी लगाया है कि पटरी के मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। अब अगर राजनीति करनी होती तो हम नारेबाजी करते, हम धरना देते, हम हाय-हाय करते, ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। मैं तो पूरी मीडिया से भी पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कोई ऐसा प्रकरण या ऐसी कोई गतिविधि देखी जिसमें आपको लगे है कि राजनीति की जा रही है? राजनीति तो विपक्ष करता है और विपक्ष ने आदरणीय हरीश रावत जी आए यहाँ पर, जिस दिन राशन बँटा उस दिन काफ़ी कुछ कहा गया, पर अध्यक्षा जी ने उस पर चुप्पी साध रखी थी, कुछ उस पर रिएक्शन नहीं दिया। फिर उसके बाद जिस दिन पटरी वालों ने पहले दिन दुकान लगाई, उस दिन भी आदरणीय मनमोहन सिंह मल जी वहाँ खड़े रहे। दूसरे दिन जब पटरी लगाई, उस दिन तो मैं थी भी नहीं, तब भी आदरणीय श्री मनमोहन सिंह मल जी वहाँ पे खड़े रहे। तो उनके लिए अध्यक्षा जी का चुप्पी साधना और पर्टिकुलर अपने ही बोर्ड के सभासद को के ऊपर वार करना और ये कहना कि वो राजनीति कर रहे हैं, उन्हें तो सभासद से संज्ञान लेना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि गीता जी आपका वार्ड है, और क्योंकि अध्यक्षा जी यहाँ पे थी भी नहीं तो वार्ड की जानकारी सबसे अधिक सभासद ही दे सकते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले भी जब उनको वोट की जरूरत थी तो हमारे वार्ड में जब वोट की जरूरत थी तो हमें साथ साथ लेके चल रहे थे कि गीता जी हमारा प्रचार प्रसार कीजिए। और रही बात वोट को, उन्होंने कहा कि वोट की राजनीति के कारण पटरी, तो मैं बताना चाहूंगी ये वोट की राजनीति से आप जीते हैं अध्यक्षा जी। आपने कहा कि गीता कुमारी के वार्ड में ऐसी कौन सी समस्या आ गई कि 80% वेंडर वार्ड नंबर 8 से है। 80%। तो मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे वार्ड से 12% वेंडर जो हैं वो पटरी व्यवसाय व्यवसाय का काम करते हैं। वार्ड नंबर 9 से 21% है, ऐसे ही वार्ड नंबर 10 में 14% है। तो मेरे वार्ड में नहीं है मैक्सिमम, कहीं ना कहीं आपने जब वोट बैंक की राजनीति करी थी, जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपने 100% पटरी व्यापारियों के साथ मीटिंग की थी और हमारे सामने की थी। ये वोट बैंक की राजनीति इसे कहते हैं, जब आप राजनीति के माध्यम से आप क्या बोलते हैं वोट बटोरते हैं। और आपने उस समय वोट बटोरे, आपने उस समय कहा कि अनुज गुप्ता ने तो बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, आपको बार बार हटा दिया जाता है, मैं जीतूंगी, मैं आऊंगी तो मैं पटरी व्यापारियों को हटाऊंगी नहीं, व्यवस्थित करूंगी। तो आज आपने व्यवस्थित करने के लिए क्यों कोई काम नहीं किया? आपने क्यों एकदम से इन पर आपने, और रही बात आप कह रहे राजनीति में, ये भी कहना चाहूंगी कि 3 महीने कम नहीं होते हैं, 3 महीने मतलब 90 दिन। 90 दिन तक आपने पटरी वालों को आश्वासन दिया, ठीक है, और आपने कहा 3 महीने के बाद आप स्वतंत्र हैं, अगर मैं 3 महीने में आपके लिए व्यवस्था नहीं कर पाई तो आप स्वतंत्र हैं। तो 3 महीने में अगर हमने राजनीति करनी होती तो हम तो 3 महीने में ही कर लेते। हम पटरी वालों को, आपको लगता है कि आज अगर मैं गीता कुमारी इतना तो वजन रखती है कि अगर मैं पटरी वालों को बोलूंगी आओ धरना देना है, बैठना है, तो क्या वो बैठेंगे नहीं? वो बैठ सकते हैं। तो अगर राजनीति करनी होती तो हम धरना दे रहे होते, नारेबाजी कर रहे होते, आपके खिलाफ हाय हाय करते, आपके घर के बाहर बैठते, आपके ऑफिस के बाहर बैठते, लेकिन ऐसा तो हमने कुछ किया ही नहीं। हमने तो आपसे निवेदन किया है कि अब त्योहार आ गए हैं, दिवाली है, दशहरा है, आपने इनसे वोट बैंक लिया, आप जनप्रतिनिधि हैं, तो थोड़ी तो मानवता रखिए कि कैसे लोग अपने घर में, अभी पूरे नवरात्रे निकले हैं, कैसे लोग अपना घर चला रहे होंगे, लोगों की परेशानी है, कोई फीस नहीं दे पा रहा है बच्चों की, तो कोई अपना मेडिकल इश्यूज को लेके परेशान है, तो कोई अपना किराए को लेके परेशान है। तो आपको समझना चाहिए, आपको थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए। आपने इसको राजनीतिक मुद्दा बना दिया। आपने ये भी कह दिया कि मतलब मुझे समझ नहीं आया आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से जोड़ा। आप आपकी मानसिकता को मतलब क्या बोलूं मैं, वैसे शब्द आपके लिए यूज नहीं करना चाहती, आप एक महिला हैं और मैं महिलाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन आपने क्षेत्रवाद के साथ जोड़ दिया वेंडर्स के मुद्दे को। आपने वेंडर्स के मुद्दे पर जब बात चल रही है तो आप वेंडर्स के मुद्दे पर बात कीजिए। आपने ये कह दिया कि गीता कुमारी ने तो कहा है कि आप जौनपुर वालों को ठेका दे रहे हैं। कहाँ कहा है गीता कुमारी ने जौनपुर वालों को ठेका दे रहे हैं? मुझे तो जौनपुर से इतना प्यार और समर्थन मिलता है, शायद आप बुरा मत मानिएगा, मुझे लगता है मुझे आपसे ज्यादा प्यार और समर्थन मिलता है जौनपुर क्षेत्र से, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कॉलेज के जब इलेक्शन हुए तो बच्चों ने कितना प्यार दिया, कितना मान सम्मान दिया, जबकि मैं उनके लिए वोट भी नहीं मांग पाई, फिर भी उन्होंने मुझे पूरा प्यार और मान सम्मान दिया। आपको याद होगा जब जौनपुर समाज पर एक अभद्र टिप्पणी की गई थी, तो मीरा सकलानी जी आप कहाँ थी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप क्यों नहीं आई उनके लिए? आप चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे आई, आप क्यों नहीं आई? तो उस समय भी गीता कुमारी उनके लिए खड़ी थी। आप जब चुनाव लड़ने आई तो चुनाव से कुछ समय पहले ही वोटर लिस्ट से यहाँ के जो निवासी हैं,
जो मसूरी में निवास करते हैं, जिनका मूल जौनपुर का है लेकिन निवास उनका यहाँ पर है, जब उनके नाम काटे जा रहे थे, आप कहाँ थी? आज आप जौनपुर समाज को मेरे खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं ऐसे झूठे और भ्रामक बयान देकर। मैं निंदा करती हूँ ऐसी छोटी राजनीति की, ऐसी छोटी मानसिकता की। आप कहीं पे भी आप मेरा एक बयान दिखा दीजिए जहां पे मैंने जौनपुर के खिलाफ बोला हो। मैं तो हमेशा, मैंने जब भी काम किया मैंने कभी ये नहीं देखा कि ये टिहरी, ये पौड़ी, ये जौनपुर, ये देसी पहाड़ी, मैंने कभी भी नहीं देखा। मुझे लगता है कि हम मानव हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं। जब हम जीत के आते हैं तो हम जनता के प्रतिनिधि हैं और हम जनमानस के लिए काम करें। बस हमें बशर्ते ध्यान रखना होता है कि जनमानस के अधिकारों के साथ साथ हम नगर का भी ध्यान रखें कि नगर का विकास कैसे हो सकता है। तो एक संतुलन बना के काम करें और हम वैसे काम करते हैं। आपने बहुत सारे आरोप लगाए लेकिन आपके किसी भी आरोप में सत्यता नहीं है। आप बहुत अच्छी वक्ता हैं। आप जब बोलती हैं तो ऐसा लगता है कि अ, जैसे मधु टपकता है। ऐसा लगता है कि आपकी बातों में बहुत सच्चाई है, लेकिन आपकी करनी और कथनी दोनों में बहुत अंतर है, जिसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगी। आपने कहा कि मसूरी एक गुलदस्ता है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं और ये सारे फूल अब हमारे हैं, मैं सबके लिए काम करूंगी। तो पूछना चाहूंगी माननीय अध्यक्षा जी, जब 3 हमारे कर्मचारियों को आवास आवंटित कर दिए गए थे एसडीएम के कार्यकाल में, तो आपने उनको वो आवास क्यों नहीं दिए? क्या ये उसी गुलदस्ते के फूल नहीं है? आपने वेंडर्स के साथ जब मीटिंग करी, मेरे पास वो भी वीडियो है जिसमें आप वेंडर्स को ये कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप उन्हें धमका रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि 15 दिन तक अगर आपका अगर तुमने मुझे और समय नहीं दिया तो यहाँ तुम्हें ना तो मैं तुम्हें दुकानें दूंगी और ना ही मैं तुम्हारी दुकानें लगने दूंगी। आप कानून के विरुद्ध जाके आप कैसे ऐसे स्पष्ट निर्णय ले सकते हैं? और इतना ही नहीं, आपने ये भी उनसे अपील की, आपने ये भी निवेदन किया, अरे 40 दुकानें बन रही हैं, देने दीजिए 40 लोगों को, दूसरे चरण में और बन जाएंगी तो उनको दे देंगे, ये भी तो आपके बीच में से है। तो ये आपकी दोहरी नीति। आपने कर्मचारियों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा कि 3 बन चुके हैं तो मैं 3 को आवंटित कर दूं, बाकियों के लिए और बन जाएंगे। वहां तो आपने उसको रोक दिया कि मैं दूंगी तो 5 को दूंगी, और यहाँ पे आप एक तरफ करें कि 40 को दे देते हैं। और वो 40 कौन से, मैं ये भी जानना चाहती हूँ, वो 40 कौन से? आपने कोई मानक बनाए? मेरे पास, उन्होंने कहा कि आप हमेशा आंदोलन करते हैं, गीता कुमाई तो विरोध करते हैं। गीता कुमाई बिल्कुल सही विरोध करती है और गीता कुमाई विरोध करेगी गलत का, क्योंकि अगर हम भी चुप हो जाएंगे तो सामने वाला तो गलत करता चला जाएगा। अनुज गुप्ता जी ने किंग क्रेक पे दुकानें बनाई और उन दुकानों को तोड़ दिया गया, एनओसी नहीं थी या जो भी कारण रहे होंगे जिन वजह से। तो ये जो सरकारी राजस्व का नुकसान हुआ, क्या अनुज गुप्ता जी ने भरा इसको? आज आप भी वही कर रही है। जहां पे आप दुकानें कह रही हैं कि आप दुकानें बनाएंगी, उन दुकानों के लिए वहां पे जो प्रॉपर्टी ओनर है उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को एक लिखित में आपत्ति दर्ज कर रखी है। तो एक विवादित प्रॉपर्टी पे आप कह रहे हैं कि आप दुकानें बना के देंगे, और अगर वहां कोई दिक्कत नहीं है तो आप ये दुकानें उसी एरिया में क्यों नहीं बना रहे जिसे आपने जिसे आपने वेंडिंग जोन घोषित कर रखा है मसूरी लवर्स के सामने? आप झूला घर पे क्यों बना रहे? तो कहीं ना कहीं तो कोई विवाद है। और इससे पहले भी आपको ध्यान होगा कि जब बोर्ड बैठक में आप पहले एक प्रस्ताव लेके आई थी कि नागिया जी की प्रॉपर्टी पे वेंडर जोन बनना है, उसकी डीपीआर बननी है। आप तब भी मैंने अपना विरोध दर्ज किया था कि आप पहले उनकी एनओसी लेके आइए। जब आप एनओसी लेके आए, क्योंकि सरकारी धन का ऐसे दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, आपने तब भी वही सब किया और आपको एनओसी नहीं मिली। क्या आप एनओसी ला पाए? तो मेरा मकसद विरोध करने का मतलब यही होता है कि जो सरकारी धन है उसका सही जगह उपयोग किया जाए। मैं आपको कब से कह रही हूँ कैमल बैक रोड रिपेयर होनी है, जो मुझे लगता है 25-30 लाख में अगर आप उसका मुरम्मत का कार्य करोगे तो अच्छे से रिपेयर हो जाएगी वो। लेकिन आपने 70 लाख का दुकानों का दुकानें बनाने के लिए, 40 दुकानें बनाने के लिए 70 लाख रुपए का टेंडर कर दिया आपने। मतलब एक दुकान की कीमत लगभग 1,75,000 रुपए, और वो एक ऐसी जगह पे जहां विवाद है। आप कह रहे हैं कि अगर वो विवाद है वहां पे तो वो उसमें व्हील्स लगे हैं, वो मूवेबल है। आप बताइए, ये 40 जो स्टॉल आप मूवेबल बनाओगे, अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है, इन्हें उठा के कहाँ घुमाते रहोगे और कहाँ खड़ा करोगे? आप कहीं ना कहीं आप ब्लॉकेज करोगे। और ये ब्लॉकेज तो आपने की हुई है। आपने मेरे ही वार्ड में, मैंने आपको मौखिक रूप से कई बार बोला, अधिशासी अधिकारी महोदय को बोला कि रोजलिन होटल के पास बड़े बड़े बक्से पड़े हैं वेंडर्स के। हम दोहरी नीति पे काम नहीं करते हैं, हम तो कह रहे हैं आप वेंडर्स के रोजगार के लिए काम कीजिए, बक्सों के लिए नहीं।
आपने वहां बक्से लगा दिए, उन बक्सों के ऊपर शराबी ताश खेलते हैं, बैठ के शराब पीते हैं, उसी के पीछे लोग टॉयलेट करते हैं। और मैंने अध्यक्षा जी को वो वीडियोस भी भेजे हैं जिसमें शराबी वहां पे गिरे पड़े हैं। और रात को वहां से हमारी बहू बेटियां निकलने में घबराती हैं, वहां पे स्कूल की बच्चियां जो कोर्स करके आती हैं, जो कहती हैं आंटी हमें बहुत दिक्कत होती है इन सब से, ये शराबी यहाँ पे घूमते रहते हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। तो इतनी बार आपको बोलने के बाद भी आपने बक्से नहीं हटाए। आपने कहा कि मैं तेरा मेरा की राजनीति नहीं करती, आप कर तो रही हैं तेरा मेरा की राजनीति। ये यहाँ पे लेटर पड़ा हुआ है, अगर आपने इसमें काम किया होता, मैंने पहले अधिशासी अधिकारी महोदय को और अध्यक्षा जी को लेटर भी लिख के दिया, क्योंकि अध्यक्षा जी ने कहा कि गीता कुमारी को अगर बक्से हटवाने हैं तो गीता कुमारी लिख के दे। तो गीता कुमारी को कोई डर थोड़ी पड़ा है कि वेंडर्स बुरा मान जाएंगे, जो गलत है वो तो गलत ही है। गीता कुमारी ने आपको लिख के दिया और रिसीव्ड कॉपी 9 सितंबर की है मेरे पास। आपने बक्से नहीं हटाए, गीता कुमारी ने आपको मिलके भी बोला अध्यक्षा जी ये बक्से हटाने हैं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ पे आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं इन बक्सों की आड़ में, इन बंद पड़ी गाड़ियों की आड़ में जिसमें सामान भर भर के रखा हुआ है। आप देखेंगे कि वहां शराब के रोज कितने ग्लासेस पड़े रहते हैं और पता नहीं क्या क्या पड़ा रहता है। हमारे कर्मचारी परेशान होते हैं कि मैडम हम थक जाते हैं, हम सफाई कैसे करें, इसके वहीं कपड़े भी फेंके रहते हैं, कितना कुछ वहां, कितनी गंदगी है। तो जब आपने इस पे कोई काम नहीं किया तो मुझे मजबूरन उप जिलाधिकारी महोदय को ये लेटर लिख के देना पड़ा है। और मुझे लिख के देना पड़ा है कोतवाल सर को। कोतवाल सर ने मुझे कहा कि गीता जी ये नगर पालिका का काम है। तो क्या आप सभासदों के कहने से काम नहीं कर रहे तो आप कहां से जनता के कहने से करोगे? आपका आपकी एक आदत बन गई है कि बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हमने जब मेहनत की थी आपके लिए, हमने भी मेहनत की है, वार्ड नंबर 8 से आप गए हैं। अगर आप अपना रिकॉर्ड उठा के देखेंगे आपको भूलना नहीं चाहिए। आपने वार्ड नंबर 8 की जनता जब आपके पास गई, आपने उनको बोला यही तो मुझसे गलती हुई है, मैंने तुमसे वोट लिए। आप किसी को कुछ भी बोल देते हैं। और वार्ड नंबर 8 में जब आप गए हैं तो वार्ड नंबर 8 के लिए क्या आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आपकी तो 13 के 13 वार्ड के लिए जिम्मेदारी बनती है। और जब 8 नंबर की सभासद आपसे कुछ कह रही है आप कर ही नहीं रहे हैं। और फिर आप कहते हैं कि मैं क्षेत्रवाद की बात करती हूँ। क्षेत्रवाद तो आप कर रहे हैं, क्योंकि आप अपनी बाइट में देखिए, पहले दिन पहले दिन विपक्ष कौन था? कांग्रेस। कांग्रेस आके इन वेंडर्स के साथ खड़ी हुई। उसके बाद जब वेंडर्स ने दुकानें लगाई तो पहले दिन भी मल साहब उनके साथ खड़े थे, दूसरे दिन भी मल साहब उनके साथ खड़े थे। आपने मल साहब को तो कुछ नहीं कहा। आपने अपने पूरे बयान में बड़ी ही दबी हुई जबान से एक बाइट में मल साहब का नाम लिया और एक में तो लिया ही नहीं। जो आपकी वीडियो इतने वायरल हो रहे हैं उसमें तो आपने उनका नाम लिया ही नहीं। आपने टारगेट किया अपने ही सभासद को। आपको तो पूछना चाहिए था, क्योंकि आपको तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता ही नहीं है। आप जब जीत के आए तो आपको पता ही नहीं था उससे पहले क्या क्या समस्या है। आज आप डिस्पेंसरी को लेके बोलती हैं, आज आप हर चीज को लेके बोलती हैं, लेकिन आपको पता भी है कि वो समस्या का मूल कारण क्या है। आपको तो सभासदों से बैठकर विचार विमर्श करके फिर काम करना चाहिए था। और अगर आपने अपनी ही मनमानी करनी है तो भी आप सही तरीके से कीजिए जो न्याय संगत हो। तो इसको राजनीतिक तो आपने बनाया, हमने बिल्कुल भी राजनीतिक नहीं बनाया। मैं बस इतना ही। उनका एक आरोप ये भी है कि गीता कुमार किसी बोर्ड में भी रहती है, अगर यही इतनी बड़ी समस्या है तो बोर्ड में भी इतनी होता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और बहुत अच्छा सवाल उन्होंने भी किया है। तो मैं बताना चाहूंगी, मैंने मैंने जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अध्यक्षा जी को जानकारी का अभाव है। क्योंकि उनका ये कह देना कि पिछली बोर्ड में क्यों नहीं कहा, तो मैं उनको बताना चाहूंगी पिछली बोर्ड में भी अध्यक्ष जी ऐसे ही तानाशाह थे जैसे आज आप तानाशाह हो रखे हैं। जैसे मैंने इस प्रकार नासवी संस्था को सहयोग के लिए आमंत्रित किया, मैंने उस समय भी उनको सहयोग के लिए आमंत्रित किया था। और उस समय विशाल आनंद जी आए थे पटना से और उन्होंने आके यहाँ पे वेंडर्स कार्ड बनाए थे। और जब वेंडर्स कार्ड बने थे, वेंडर्स को आइडेंटिफाई किया था, वेंडर्स कार्ड बने थे और वेंडर्स कार्ड बनने के बाद वेंडर्स की लोन की प्रक्रिया भी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया। आप यहाँ नहीं थी, आपको जानकारी का अभाव है, हमने तब भी काम किया था। पर आपको इससे खुद ही समझ आना चाहिए अपनी तानाशाही को देखते हुए, उस समय भी ऐसी ही तानाशाही चली थी जैसी आप तानाशाही कर रहे हैं। काम तो हमने तब भी किया था और अब भी कर रहे हैं। और नियमानुसार तो ये जो आपने टीवीसी का गठन किया ना, वो भी आपने अवैध रूप से ही किया। टीवीसी का जो प्रॉपर गठन होता है, टाउन वेंडिंग कमेटी, उसके अध्यक्ष जो होते हैं वो अधिशासी अधिकारी महोदय होते हैं। सेकंड अथॉरिटी अगर अधिशासी अधिकारी महोदय आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उप जिलाधिकारी महोदय होते हैं। आपने उसमें 40% वेंडर्स होते हैं और ये वेंडर्स वो होते हैं जिन्हें बाकी वेंडर्स मिलके इलेक्ट करते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है, ये हमारी बात रखेगा। लेकिन आपने 4 अपनी मनमानी से इसमें अपने वेंडर्स के जो टीवीसी कमेटी के मेंबर्स रखे हैं। आप मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि मैं एक्चुअल नीडी को रखूंगी, एक्चुअल नीडी के मानक क्या है? क्योंकि आपने टीवीसी में जिनको रखा है
क्या वो एक्चुअल नीडी की श्रेणी में आते हैं? क्या मतलब मैं पहले शुरू में सुनती थी कि उनका अपना घर नहीं होना चाहिए, अपना मकान नहीं होना चाहिए। क्या ये सब वही है जिनके पास अपना मकान नहीं है या अपना घर नहीं है? तो कुछ तो आप ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ कीजिए कि हमें भी लगे कि आप एक पारदर्शिता से, निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। अगर आपने 3 महीने में वेंडर्स का चिन्हीकरण नहीं किया, आपने कहा हम उस पर काम कर रहे हैं, 2 दिन पहले ही आपने कर्मचारियों को भेजना शुरू करा। मेरे पास वेंडर्स के अब फोन आ रहे हैं, आज भी आया था, कल भी आया था, परसों भी, कि हमारे घर कोई कर्मचारी आए हैं ये पूछने के लिए कि हम चिन्हीकरण, हम आपका आइडेंटिफिकेशन करने आए कि आपके घर में कौन कौन है, क्या क्या। तो ये आपने 3 महीने में क्यों नहीं किया? तो जब इंसान विरोध करता है तभी तो सामने वाले को लगता है कि अब मैं काम करूंगा। तो विरोध करना जरूरी है, पर हमने राजनीति नहीं कही, हम अपनी बात रख रहे हैं। और ये लोकतंत्र आपको मानना पड़ेगा। आपने पिछली बार जब वेंडर्स को मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, वेंडर्स अक्सर मेरे पास आते थे और मुझे बोलते थे, एक दिन वेंडर्स ने बोला कि कुछ नेताओं ने उनको बोला है कि रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, आप धरना दो। मैंने उन्हें बोला कि आप धरना वरना मत दो, हमें विरोध में जाके कुछ नहीं करना, हम अध्यक्षा जी से प्यार से बात कीजिए आप लोग, क्या पता आपका काम हो जाए। वेंडर्स ने अपना मन बनाया कुछ नेताओं के कहने पे, उन्हीं लीडर्स के कहने पे जिनको आज आप दबी जुबान से जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं। उन्होंने हमेशा वेंडर्स को यही कहा कि आज रक्षाबंधन है, जाओ गणेश जोशी को पकड़ो, ये करो वो करो। आज आप उनका नाम नहीं ले रही हैं। और आपने उसके बाद वेंडर्स को, जब उन्होंने मन बना लिया कि हम धरना देंगे, आपने वेंडर्स को फोन करके बोला कि जो भी व्यक्ति धरना देता हुआ पाया गया या नजर आया या जिसने भी कोई विरोध किया, उसका मैं पुलिस से वीडियो बनवाऊंगी। और याद रखना, ये 4.5 साल मेरे हैं, मैं तुम्हारी दुकानें नहीं लगने दूंगी। आप वेंडर्स को धमकी दे रहे हैं। मैंने अभी पत्रकार बंधुओं से भी एक वीडियो शेयर करा है जिसमें आप साफ रूप से बोल रहे हैं, स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं कि अगर तुम 15 दिन का समय नहीं देते हो तो ना तो तुम्हें दुकानें मिलेंगी और ना ही मैं तुम्हारी दुकानें लगने दूंगी। आपने जनप्रतिनिधियों को भी धमकी दे दी। आपने अपने मीडिया के माध्यम से आपने ये कहा जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते, कहीं ऐसा ना हो इसका नुकसान आपको झेलना पड़े। तो ये आपको समझना पड़ेगा। हम आजाद भारत के लोग हैं, हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हमें स्वतंत्रता है एक मर्यादा के अंदर, अपनी भाषा को मर्यादा के अंदर रख के अपनी बात कहने का। आप रोक नहीं सकते हैं किसी को, आप किसी को धमका नहीं सकते हैं। तो ये जो आपकी धमकाने की प्रवृत्ति है ये तो जग जाहिर है। ऐसे ऐसे कई लोग हैं जो शायद, और ये दबे कुचले लोग हैं, जो वेंडर्स होते हैं वो दबे कुचले लोग होते हैं। कभी कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अगर हमने अपनी आवाज खोल दी तो शायद हमारे खिलाफ ना हो जाए। कुछ वेंडर्स ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि अरे मुझे तो दुकान मिल रही है, जिन्हें लालच दे दिया जाता है, मुझे तो दुकान मिल रही है मैं चुप हो जाऊं। तो वेंडर्स पे कोई वोट की राजनीति हम जैसे जनप्रतिनिधि तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन हो चुके हैं। हमने कौन से वोट लेने अब इनसे? इलेक्शन तो अब 5 साल बाद होगा, 4 साल पड़े हैं। तो अब कौन सी वोट की राजनीति हम इनके साथ करेंगे? और ना ही पहले कभी की है। तो मेरा कहना यह है कि आपके जितने भी आरोप हैं निराधार हैं। आपसे मैं एक निवेदन करूंगी कि अध्यक्षा जी प्लीज, आपको 8 महीने हो गए हैं, थोड़ा तो वेंडर्स की लिस्ट को स्टडी कर लीजिए कि कौन सा वेंडर जो है उसका निवास स्थान कहाँ पे है। और अगर आप उस लिस्ट को स्टडी नहीं कर सकते हैं तो अधिकारियों के साथ बैठिए, वही आपको बता देंगे कि वार्ड नंबर 9 से, वार्ड नंबर 10 से, वार्ड नंबर 8 से, किस वार्ड से कितने वेंडर हैं। 12% वेंडर ऐसे हैं, मैं फिर से बताना चाहूंगी, लगभग 12% वेंडर ऐसे हैं जो वार्ड नंबर 8 से हैं। वार्ड नंबर 9 से, वार्ड नंबर 10 के जो वेंडर है इससे भी ज्यादा है। ठीक है, 21%, 14%। तो आपने उनकी तरफ तो नहीं कहा, आपने एकदम से आपका ये जो आपका स्टेटमेंट है ये भी बड़ा अजीबोगरीब है कि ऐसी 8 नंबर के में क्या मजबूरी आ गई। जब कोई आपदा या कोई परेशानियां आती है तो क्या देख के आती है या पता पूछ के आती है कि किस वार्ड में आना है? गरीबी तो कभी भी कहीं भी हो सकती है। पर आपका तो खैर आरोप ही निराधार है ना कि 8 नंबर में 80% है वेंडर। आप लाइए 80% वेंडर को मेरे सामने। और बाकी मैं आपसे निवेदन करूंगी, अगर आपको लगता है 8 नंबर के ज्यादा है तो जिनका निवास जहां पे है उनको उस वार्ड में भेज दीजिए उन वेंडर्स को, तो अपने आप वेंडर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। आप वेंडर जोन पे काम कीजिए, आप वेंडर्स के लिए काम कीजिए। आप नो वेंडिंग जोन के साथ साथ वेंडिंग जोन भी घोषित कीजिए। आप 1,75,000 की दुकानें बनाने से अच्छा है, जब तक ये दुकानें नहीं बनती आप बार बार इनको आश्वासन देते रहेंगे। इनके लिए एक एक्ट बनाए, एक कानून बनाए। जो एरिया आपने सोचा है उसी एरिया पे, मैं भी चाहती हूँ माल रोड की गरिमा बनी रहे। मैं भी नहीं चाहती कि जहां शेर की फोटो है या जहां हमारे सरकारी बेंच है वहां पे हमारे वेंडर बैठे, क्योंकि टूरिस्ट आता है वहां पे फोटो खिंचवाता है। तो आपने जो एरिया देखा है, मैं तो वो एरिया कई सालों से सारी मीडिया को पता है, पूरे शहर को पता है कि तिप्ती मार्केट से वसीम जूस कॉर्नर मैं खुद सजेस्ट करती आ रही हूँ।
तो आप उस एरिया में उनका स्टॉल भले छोटा करवा के एक घर से एक जैसा भी जो भी आप पॉलिसी निर्धारित करना चाहते हो उस पॉलिसी के हिसाब से उनको बिठा दीजिए। आप व्यवस्था बनाने की कोशिश कीजिए, पर आप तो पूरा मतलब खत्म करने के, आप समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, तो आप तो कह रहे समस्या ही खत्म हो जाए, गरीबी नहीं मिट रही, गरीब को ही खत्म कर दो। तो थोड़ा सा आपको अपना प्लान ऑफ एक्शन थोड़ा चेंज करना चाहिए। मतलब साफ सुथरी पारदर्शिता वाली नीति के हिसाब से आपको काम करना चाहिए। माल रोड की गरिमा के पक्ष में हम भी हैं, और नगर नगर की स्वच्छता और नगर की गरिमा के साथ साथ जनमानस के अधिकारों को लेके अगर आप काम करेंगे तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। लेकिन अगर आप इस तरीके से मनमाने तरीके से काम करेंगे और आरोप लगाएंगे, तो देखो मेरे को आरोपों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उनमें से ना पहले थी ना मैं हूं। पिछली बार अध्यक्ष अनुज गुप्ता जी ने कोर्ट के बहुत चक्कर लगवाए हैं, अब आप भी धमकी दे रही हैं, आप भी कुछ ऐसा कर सकती हैं, तो आप भी कीजिए, आप स्वतंत्र हैं, मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, आपको जो करना आप कीजिए, ठीक है। पर मैं एक समाज सेविका ज्यादा हूँ, और जब जीत के आई हूं तो एक जनप्रतिनिधि हूँ, और जनप्रतिनिधि जनता के लिए चुन के आता है, जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं आता। अध्यक्षा जी, अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूँ, पर ये मेरी कार्यशैली है, मैं जनता को नहीं धमका सकती। मैं जनता को ये कह सकती हूँ, जैसे मैं वेंडर्स को कह रही हूँ कि आप अपने बक्से हटाइए, वो गलत लगे हुए हैं, आप यहाँ बक्से मत रखिए, आप गाड़ियां यहाँ मत रखिए, तो मैं सुधार में आपका साथ दूंगी, लेकिन उजाड़ने में मैं आपका साथ नहीं दे सकती, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।